Assalamualaikum dear students and welcome to Vesper Theory Part 2 lecture. In the previous video, we discussed about what is Vesper Theory. Basically, Vesper Theory explains the shape and geometry of molecule based on electron pair repulsion in the valence shell of central atom. Valence shell of central atom यानी कि आपका जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स उनके दरमियान रिपल्शन होती है और इसी चीज को बेस बनाकर हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को और शेप को बता सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये आइडिया किसने पेश किया था? वेस्पर थ्योरी ने। ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो भी थ्योरेटिकल वर्क मैंने आपको बताया था आज हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि किस तरह हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम कौन सा है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को किस तरह से हम फार्मूला यूज करके उनको निकालते हैं और फिर किस तरह हम इनकी अरेंजमेंट से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के अरेंजमेंट से किस तरह से हम बताते हैं कि मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री या क्या शेप हो सकती है बेसिकली। ठीक है, तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है बेसिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल है जिसकी हमने आपने शेप और जियोमेट्री के बारे में पता लगाना है तो उसकी एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम वेस्पर थ्योरी में। एक जनरल फार्मूला यूज करते हैं और वो फार्मूला है ABN। ए बेसिकली क्या है? सेंट्रल एटम और बी क्या है? सराउंडिंग एटम। एक सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में क्या हो सकता है? बॉन्ड पेयर्स हो सकते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। और लोन पेयर भी होंगे एक सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से। ABN बेसिकली बेसिक रिप्रेजेंटेशन है उस मॉलिक्यूल की जिसकी आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो शेप और जियोमेट्री। ठीक है जी। और ये जो N है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स और EN स्टैंड फॉर नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन द मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो ये बेसिकली बेसिक रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल की। फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसकी बेसिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम वेस्पर थ्योरी में? AB4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? AB4 है। ए आपका सेंट्रल एटम है वो कार्बन होगा और बी आपके सराउंडिंग एटम है उस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो मौजूद है। और इस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द क्या मौजूद है? क्लोरीन प्रेजेंट है। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हुई? AB4। B4 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट हैं जो कि बॉन्ड पेयर बना रहे हैं आपके कार्बन एटम के साथ। ठीक है, इसकी फर्दर एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल AB3E2 ये किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, अब ए यहाँ पे क्या है? सेंट्रल एटम और B3 स्टैंड फॉर इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और E2 इसमें 2 लोन पेयर्स हैं, यानी कि ऐसी टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स हैं। और AB5 स्टैंड फॉर ये एक अदर टाइप है एटम की मॉलिक्यूल की, सॉरी। इसमें ए आपका सेंट्रल एटम है जो कि बॉन्डेड है 5 अदर एटम्स के साथ। B5 स्टैंड फॉर 5 बॉन्डेड बॉन्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन थी किसी भी मॉलिक्यूल की जिसका हमने प्रिडिक्ट करना है शेप या मॉलिक्यूल। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप्स टू प्रिडिक्ट शेप एंड जियोमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम बताते हैं कि भाई मॉलिक्यूल की शेप या जियोमेट्री कैसे क्या होगी या क्या हो सकती है। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? सिलेक्ट द सेंट्रल एटम। सबसे पहला आपने क्या काम करना होता है? अपना मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करते हैं। अब बात यह आती है कि उसको हम कैसे पहचानते हैं कि भाई मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है। तो उसके लिए 2 रूल्स याद रखिएगा। द एटम प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट नंबर, आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम सबसे कम नंबर का है, ठीक है जी, उसको हम बोल देते हैं कि वो आपका सेंट्रल एटम होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अब इसमें क्लोरीन 4 है, कार्बन सिर्फ 1 है, तो इस मॉलिक्यूल में वो एटम जिसका स्मॉलेस्ट नंबर है, द एटम विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज दैट इज कार्बन। इन केस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम। अच्छा, एक दूसरा भी तरीका है किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम को पता लगाने का, और वो ये है कि जो आपका सेंट्रल एटम होगा वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। अब ये क्या चक्कर है? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई हमेशा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही आपका सेंट्रल एटम होता है? हम ये क्यों नहीं कहते कि भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो आपका सेंट्रल एटम है? तो बेसिकली स्टूडेंट इसकी रीजन ये है, आपका सेंट्रल एटम ये बेसिकली एक कंडीशन कह लें
ये है कि जो आपका सेंट्रल एटम है वो हमेशा मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएगा, तभी वो सेंट्रल एटम कहलाएगा, अदरवाइज वो सेंट्रल एटम नहीं कहलाएगा। और जो आपकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, वो आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखते हैं, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो एक ही वक्त में एक से ज्यादा एटम्स के साथ बॉन्ड्स बना सकते हैं। जबकि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी या सलाहियत, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो इस वजह से हम उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कह भी नहीं सकते। देखिए ना, अब आप इस कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में देखें, जो कार्बन है उसने एक ही वक्त में, एक ही एटम है और उसने 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है। एक कार्बन एटम ने 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। और अब आप क्लोरीन की तरफ जाएं, बेसिकली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू कार्बन ज्यादा है, लेकिन क्लोरीन एक वक्त में सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पा रहा है कार्बन, जबकि कार्बन एक ही वक्त में चार चार क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में कार्बन आपका क्या हुआ, सेंट्रल एटम हुआ। एक तो इसका नंबर कम है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, दूसरा ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। और जो क्लोरीन है ये आपके बॉन्ड पेयर्स होंगे जो बेसिकली सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। और इसकी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी, मैंने आपको बताया था ना, हर मॉलिक्यूल की एक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक तरीका होता है उसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो इन केस ऑफ वेस्पर थ्योरी, उस मॉलिक्यूल को जिसकी हमने स्ट्रक्चर, उसका शेप, उसकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करना है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AB4 इस फार्मूला के तहत बेसिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। क्या करना होता है हमने, जब हमने शेप या ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करना होता है, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। जो आपका सेंट्रल एटम है ना, उसके गिर्दो नवा में, उसकी सराउंडिंग में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसको काउंट करना होता है। अब आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स से क्या मुराद होते हैं, आपके बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड पेयर्स या लोन पेयर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल ली थी कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अब आप ये देख के बता सकते हैं एक ही दफा में कि भाई इसमें कितने बॉन्ड पेयर्स हैं या कितने लोन पेयर्स हैं। तो उसके निकालने का एक आसान तरीका है जिसको मैंने फार्मूला के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। जब भी आपने ये बताना होगा किसी भी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, तो उसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे ये वाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय 2। यानी कि जो आपका सेंट्रल एटम है, ये याद रखिएगा, आपने सराउंडिंग एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लेने, जबकि जो आपका सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है जी, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं सेंट्रल एटम के, और प्लस उसने जितने बॉन्ड्स बनाए हैं सराउंडिंग एटम के साथ, उसको दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है 2 पर। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन एक सेंट्रल एटम है, उसने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए, 4, और उसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं अपने सराउंडिंग एटम के साथ, वो भी 4 है। क्लोरीन की तादाद 4 है ना भाई, क्लोरीन टोटल 4 है, तो उसको मैंने ऐड किया, डिवाइड किया 2 पर, तो 8/2 इज इक्वल टू 4 बॉन्ड पेयर्स। ये सिर्फ किस चीज के लिए फार्मूला है, जब आपने किसी मॉलिक्यूल में बताना है कि भाई इसके अंदर इतने बॉन्ड पेयर्स हैं, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। इन केस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने 4 बॉन्ड पेयर्स निकाले हैं। लेकिन अब ये मॉलिक्यूल ऐसा था जिसके अंदर सेंट्रल एटम में बॉन्ड पेयर्स थे, लेकिन उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन कोई मॉलिक्यूल ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे अमोनिया है, वाटर है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। अब ये ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें आपके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं। याद रखिएगा, मैं बात कर रही हूँ सेंट्रल एटम की, ना कि आपके सराउंडिंग में मौजूद एटम्स की, ठीक है जी। तो उसको भी कैलकुलेट करने का कोई ना कोई फार्मूला होना चाहिए, तो वो फार्मूला है ये, लोन पेयर्स ऑफ सेंट्रल एटम। यानी कि लोन पेयर्स जो आपके सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूला से। सारा का सारा बेसिकली यही फार्मूला हमने यूज किया है, जस्ट मैंने साइन चेंज किया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया, और बाकी सारा कुछ वही है। क्या किया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम ही याद रखना है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, किस में से, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, जितने उसने बॉन्ड्स बनाए हैं, और डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो आपके पास लोन पेयर आ जाएंगे। इसको हम जरा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अमोनिया, जब हमने लोन पेयर को कैलकुलेट करना है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट है, और उसने बॉन्ड बनाए हैं 3 हाइड्रोजन एटम के साथ, 5 माइनस 3 2/2 आ जाएगा। तो इस केस में एक लोन पेयर प्रेजेंट है, किस पे, नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है। और ये कैसे सेंट्रल एटम है, कैसे पता लगाते हैं, बाय स्टेप 1, इन 2
कंडीशंस को जब आपका मॉलिक्यूल फॉलो करता है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है। आपने बेसिकली इन दो रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है जी। तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आपका सेंट्रल एटम क्या हुआ, कार्बन। तो इससे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, 4। और इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं ऑक्सीजन के साथ, 2। अच्छा ये याद रखिएगा, कभी भी आप जब ये पता लगाना हो ना कि इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स ने बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में इसमें नंबर ऑफ एटम्स को देख के धोखा ना खाइएगा, ठीक है ना। अब इस केस में तो जाहिर था 4 क्लोरीन ने एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, कार्बन के लिए 4 लिख देते हैं इस फार्मूला को यूज करते हुए। जब आप यहाँ पे लिखोगे भाई ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, अब आपने ये गलती नहीं करनी है कि अगर ऑक्सीजन 2 है, देखें इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड के केस में अगर वो ऑक्सीजन 2 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉन्ड भी 2 बनाएगा। बेसिकली आप कार्बन डाइऑक्साइड का एक लीनियर स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन ने दोनों ऑक्सीजन एटम्स के साथ 4 बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 2 नहीं लिख देना, ये समझ के कि भाई यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। इन 2 ऑक्सीजन एटम के साथ कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, भाई वो 4 है, 1 2 3 4। उसको मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया, 4 - 4 0/2 विच इज इक्वल टू 0। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन यानी सेंट्रल एटम पे किसी भी तरह का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट मैंने आपके लिए तो 2 और एग्जांपल्स दिए ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। लोन पेयर इन केस ऑफ वाटर, वाटर में ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, इसमें ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 माइनस आपके नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, कितने बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, 2। तो 6 - 2 तो कितना आएगा, 4/2 विच इज इक्वल टू 2। यानी कि आपके वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है आपके सेंट्रल एटम पे, जो कि बेसिकली ऑक्सीजन है। अच्छा यहाँ पे एक बड़ा एक अहम क्वेश्चन है जो आपके जहन में राइज हो सकता है, और वो ये है कि मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई थी कि आपका एक तो जो एटम, द एटम विच इज स्मॉलेस्ट इन नंबर इन द मॉलिक्यूल, एक तो वो होगा, और दूसरा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए उस एटम की, तभी वो सेंट्रल एटम कहलाएगा। लेकिन इस केस में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसको हम क्यों कह रहे हैं कि सेंट्रल एटम है। तो बेसिकली मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी ना, जिनका मैंने अभी जिक्र भी किया कि आपके मॉलिक्यूल में जिसका नंबर सबसे कम है वो भी आपका क्या कहलाता है, सेंट्रल एटम कहलाता है। तो इस केस में एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नंबर कम है तो वो सेंट्रल एटम कहलाएगा। दूसरा बेसिकली ये बात ठीक है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से ऑक्सीजन ज्यादा है तो उसको सेंट्रल एटम नहीं होना चाहिए, आपके जहन में यही आ रहा होगा। लेकिन हमने दूसरा रूल है, तो दूसरी कंडीशन है कि भाई ये सेंट्रल एटम होगा, वो तो फुलफिल हो रही है ना। और वो क्या थी कि एटम, वो एटम जो आपके मॉलिक्यूल में जिसके नंबर कम है, जिसकी तादाद कम है, वो सेंट्रल एटम कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की तादाद एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन कम है तो ये सेंट्रल एटम कहलाएगा, ठीक है। तो इसको लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट एग्जांपल है लोन पेयर इन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इस केस में फॉस्फोरस जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है वो है 5, माइनस करोगे 5 क्लोरीन एटम्स के साथ, क्योंकि इसने 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, 5 - 5/2 तो आएगा 0/2 विच इज इक्वल टू 0 लोन पेयर इन केस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब आप बता सकते हो कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं, क्यों, क्योंकि पहला आपका स्टेप होता है सेंट्रल एटम निकालना, दूसरा आपका स्टेप होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट करना होता है, जिसको आप बेसिकली इन 2 फार्मूलाज के जरिए इजीली बता सकते हो। और इनको जब आप यूज करोगे बहुत सारी अदर एग्जांपल्स के साथ आप यूज करोगे तो आपको ये यूज करना भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। हम क्या करते हैं, इसे गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें इसको लेके भी स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जब हम जियोमेट्री डिटरमिन करते हैं, स्टेप 3 क्या है, टू डिटरमिन जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, काउंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन अ मॉलिक्यूल, बट व्हेन टू डिटरमिन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, काउंट बॉन्ड पेयर्स इन मॉलिक्यूल। यानी कि आपने जिस मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री बताना है ना, जब आप ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करोगे ना उस मॉलिक्यूल की, तब आपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट करना है, यानी बॉन्ड पेयर नॉन पेयर दोनों को काउंट करोगे। लेकिन जब आपने शेप प्रिडिक्ट करनी है उस मॉलिक्यूल की, तब आपने सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट करना है, बॉन्ड पेयर्स को। अब इसकी रीजन क्या है, इसका क्या चक्कर है कि भाई शेप में एक चीज को लेना है यानी बॉन्ड पेयर को, और जब जियोमेट्री बतानी है तो आप दोनों चीजों को काउंट करोगे। तो इसकी रीजन ये होती है, बेसिकली वर्ड जियोमेट्री का क्या मतलब होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स अराउंड द सेंट्रल एटम। आपका जो सेंट्रल एटम है ना भाई, उसके गिरदो नवा में सराउंडिंग में जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं उसकी जिनकी जो 3 डायमेंशनल अरेंज हैं आपके सेंट्रल एटम के गिर्द, उसको बेसिकली हम यूज करेंगे जियोमेट्री में डिटरमिन, जियोमेट्री को डिटरमिन करने के लिए। अब देखें आपका जो सेंट्रल एटम है उसके गिरदो नवा में क्या प्रेजेंट है, उसकी सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है,
आपके बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी। इसलिए ज्योमेट्री में हम उन दोनों चीज़ों को लेते हैं, लेकिन जब आप शेप प्रिडिक्ट करते हो ना, शेप को प्रिडिक्ट करते हो, उसमें आप बॉन्ड पेयर लेते हो, सिर्फ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर को नहीं लेते हो। क्यों? क्योंकि भाई शेप जब आप प्रिडिक्ट करते हो उसमें आप लेते हो विजिबल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जो चीज़ विजिबल है आप सिर्फ उसे लोगे, जो इनविजिबल है आप उसको कंसीडर नहीं करते हो। जैसे केस है वाटर का, पानी में जो चीज़ आपको नजर आ रही है, यानी कि जो विजिबल एटम्स हैं वो दो ही हैं, एक हाइड्रोजन और एक दूसरा हाइड्रोजन। तो इस बेस पे जब हम इसकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करेंगे, सॉरी इसकी जो शेप आएगी, शेप को प्रिडिक्ट करेंगे, शेप में हमने सिर्फ विजिबल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को देखना होता है ना, तो वो हमारे पास आएगी कि बैंड का वी शेप है। लेकिन ज्योमेट्री में मैंने आपको क्या बताया था कि एक एटम के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है बेसिकली, उसको हम कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों आते हैं। तो इन केस ऑफ ज्योमेट्री को डिटरमाइन करेंगे जब पानी की, ठीक है, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, उसकी सराउंडिंग में दोनों चीजें प्रेजेंट है ना, बॉन्ड पेयर भी लोन पेयर भी। तो हम दोनों चीजों को काउंट करेंगे, विजिबल को भी और इनविजिबल को भी। इनविजिबल क्या थे हमारे लोन पेयर, उसको भी इसमें काउंट किया जाएगा। अब इनकी जब अरेंजमेंट देखी जाएगी तो वो हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाएगा आपके वाटर के मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो पानी का जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, ज्योमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल है। क्यों है ये मैंने आपको रीजन बताई। शेप उसकी बेंट या वी शेप है, क्यों है इसकी भी मैंने आपको रीजन बताई। ठीक है, और ये रिपल्शन काज करते हैं बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो या आपके लोन पेयर हो। और इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो सेंट्रल एटम के गिर्द डिस्टेंस, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जाके अरेंज हो जाते हैं, और उस अरेंजमेंट से हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और जियोमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको मैंने आज डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगले वीडियो में हम वेस्पर थ्योरी पार्ट 3 में आपको लोन पेयर इफेक्ट और बॉन्ड पेयर्स की वेरिएशन के बारे में बताऊंगी, और आपको वेस्पर टेबल के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।